अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर हो रहा था बेसिस एंड डायमेंशंस के बारे में, जो कि मैंने उस फोल्डर से आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो आज यूँ समझ लें कि उसी बेसिस और डायमेंशंस के लिए जो एमसीक्यूज़ टाइप इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दोबारा दी जा रही हैं। तो बेसिस को दोबारा रिकॉल में करने लगा हूँ कि वी बी अ वेक्टर स्पेस अ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। दो चीज़ें बताई गई हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और वी को वो स्पैन भी वो कर दें, उनको हम बेसिस बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंटली अ सबसेट एस a proper subset of V is a basis for V if and only if V is a uniquely represented as a linear combination of the remaining vectors V1 V2 Vk। यानी V के अंदर से ही एक एलिमेंट है जो बाकियों के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। वेयर V1 Vk आर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स फ्रॉम S एंड R1 Rk आर द रियल नंबर्स। क्या मतलब कि ये स्पैन हो गया, ठीक है। V का हर वेक्टर जो है वो इन V1 यानी S के एलिमेंट्स V1 V2 Vk के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, इसको कहते हैं कि ये इसने स्पैन कर दिया। लेकिन S के जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये V1 V2 Vk, ये सारे ये क्या है, सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये स्पैन भी कर रहे हों, तो फिर हम क्या ये कह देते हैं कि ये इसकी बेसिस है। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर एन जो है E1 1000 एन टाइम, E2 0100 एन टाइम एंड सो ऑन। En जो है वो 1 एंड पर आ जाता है। तो ये आपने याद रखनी है कि आर एन के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो ये हैं, और एडसिस के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो ये, ठीक है, ये वाले जो एडसिस हैं। तो पॉलिनोमियल्स, ये वाली जो पॉलिनोमियल है, ये आपकी जो पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री है उसके लिए ये बेसिस बन जाती है। तो एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है, द इनफाइनाइट सेट 1x x स्क्वायर x एंड सो ऑन इज़ अ बेसिस फॉर p, यानी पॉलिनोमियल ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ये तमाम जो हैं ये डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के लिए ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। इधर थ्योरम है एक स्टेटमेंट जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है, एवरी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस आर एन कंसिस्ट ऑफ एन वेक्टर्स। ये याद रखना कि अगर उसकी जो भी डायमेंशन होती हैं उसके वेक्टर्स भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो फॉर एनी वेक्टर्स V1 V2 Vn बिलोंग टू आर एन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। क्या कि V1 V2 इज़ अ बेसिस फॉर आर एन, यही जो वेक्टर हैं ये आर एन को स्पैन भी करेंगे, यही जो वेक्टर हैं ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो ये बात जो है एमसीक्यूज़ के लिए कोई भी पूछी जा सकती है इसमें से। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डायमेंशन जो होती है। एनी वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस, ऑल बेसिस फॉर वी आर ऑफ द सेम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी असल में होती क्या है, the dimension of a vector space V denoted by dimension V is the cardinality of its basis। यानी एक लिखने का अंदाज जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। क्या मतलब कि टू सेट्स आर ऑफ द सेम कार्डिनलिटी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी सिर्फ यही होती है कि उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो इनके अंदर जो इनकी जो एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो सेम हो, तो हम ये कह देते हैं कि ये जो वेक्टर ये जो सेट है इनकी कार्डिनलिटी जो है वो सेम है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल फॉर फाइनाइट सेट जो है उसकी कार्डिनलिटी इज़ द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट्स, उसकी तादाद। फॉर एन इनफाइनाइट सेट द कार्डिनलिटी इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड नोशन। क्या मतलब कि Z एंड R आर इनफाइनाइट सेट्स ऑफ डिफरेंट कार्डिनलिटीज़। क्यों, आप R के एलिमेंट्स को Z के एलिमेंट के साथ काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि R के अंदर आपके पास इरेशनल नंबर्स भी इतने होते हैं, क्योंकि
रियल नंबर के फ़ौरन बाद का नंबर हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन उसको ढूंढ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो z जो है वो एक होल इंटीजर्स यानी होल नंबर्स हैं, ये प्लस वाले माइनस वाले। तो अगर किसी सेट को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ गिना जा सके, हम ये कह देते हैं कि इनकी जो कार्डिनलिटी जो है वो सेम है। तो इस वक्त इन दोनों की जो है वो डिफरेंट है, लेकिन z और q की इनफाइनाइट सेट्स है, लेकिन इनकी जो कार्डिनलिटी है वो सेम, क्योंकि रैशनल नंबर को ये z के साथ जो है वो गिना जा सकता है, क्योंकि हर जो रैशनल नंबर है वो z की फॉर्म में लिखा जाता है। z ऊपर नीचे मतलब क्वोशंट फॉर्म की शक्ल में लिखा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि आर एन की जो डिमेंशन होती है वो डिपेंड करती है इस एन पर। तो एन उसकी डिमेंशन होती है। M22 इसकी 2x2 मैट्रिक्स हैं, इसकी जो डिमेंशन होती है वो 4 होती है। तो लिहाजा इसका फार्मूला क्या आपका बन जाएगा, जो भी mn आपके पास आ जाएगा m×n, तो उसकी जो डिमेंशन है वो mn हो जाएगी। ये Pn पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n, यानी अगर ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n होगी तो इसकी डिमेंशन n+1 हो जाएगी, और अगर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n है तो फिर उसकी जो डिमेंशन है वो n हो, यानी इजाफा एक के इजाफा। अगर इधर आप ये कह देते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, तो फिर इसकी जो डिमेंशन है वो n+1 हो जाएगी। आपकी किताब में उसने वही एग्जांपल दी है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, इसने लिखा हुआ लेस देन n, इसलिए उसने इसकी डिमेंशन को n लिखा है। अगर ये कह देगा कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n होगा, तो फिर वो n+1 होता जाएगा। ठीक हो गया। तो द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स की जो स्पेस होती है उसकी जो डिमेंशन है इनफाइनाइट, और ज़ीरो जो कि ट्रिपल वेक्टर स्पेस है, इसकी जो डिमेंशन होती है वो ज़ीरो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेन, ये वाला एक प्लेन है उसने दिया हुआ इन R3। आपको पता है कि ये XZ प्लेन है, XZ प्लेन। तो आपको पता है XZ प्लेन, इसके नेम से ये जाना जा रहा है कि ये 2 एक्सेस के साथ ये मिल के ये बना हुआ है। तो जो प्लेन होता है उसकी डायमेंशन ऑलमोस्ट 2 ही होती है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x+2z, इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये r³ में से है तो इसका y भी है, तो x+2z इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2s। y को क्या रख दिया t, और z को क्या रख दिया s, क्योंकि ये 2z आ रहा है तो इसका नाम s है, इसलिए x जो है वो s की फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो x y z जो r³ के एलिमेंट है, x y z क्योंकि उसकी 3 डायमेंशन है, उसके एलिमेंट्स भी 3 ही होंगे, तो इनकी वैल्यूज़ रख दी गई। इसमें से इनको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया गया, एडिशन की फॉर्म। और एडिशन की फॉर्म में कैसे, कि अगर आपने ये 2s और t और s लेके आना है एडिशन के बाद, और आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐड कर दो, दोबारा आपके पास यही हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ कि ये t और s ये तो स्केलर्स आ गए, और ये आपके पास ये वेक्टर्स आ गए, और ये वेक्टर्स, और इन वेक्टर्स का नाम हम क्या रखते हैं, हेंस द प्लेन इज़ द स्पैन ऑफ द वेक्टर्स v1 एंड v2। और ये दोनों जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों जो हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि प्लेन के अंदर जो पड़े हुए वेक्टर्स या तो वो पैरेलल होते हैं या वो परपेंडिकुलर्स होते हैं। ठीक है, तो इधर जो है ये उसने कहा ना एज दे आर नॉट पैरेलल, इसका मतलब होता है कि ये v1 और v2 एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते, लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि v1 v2 इज़ अ बेसिस so that the dimension of the plane is 2। ये एक हमारे पास थ्योरम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के लिए भी,
एस बी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो नीचे वाली कंडीशंस हैं वो कहता है एक जैसी ही हैं। क्या मतलब? एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एस क्या है? उसका सबसेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पैन भी करेगा वी को। यानी क्या मतलब? ये बेसिस होगा। और एस जो होगा वो मिनिमल स्पैनिंग सेट फॉर वी होगा। यानी वी को स्पैन करने वाले जितने भी सबसेट हों उनमें से ये सबसे मिनिमल होगा। उसका क्या मतलब है अभी आपको ये डिफाइन नीचे बताते हैं। एस इज़ अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। इसका क्या मतलब है? मिनिमल स्पैनिंग सेट किसको? रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट एंड इट इज़ नो लॉन्गर अ स्पैनिंग सेट। यानी अगर आप इसमें से कोई एक भी रिमूव कर देंगे ना सेट, तो फिर वो स्पैनिंग सेट नहीं वो रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये मिनिमल स्पैनिंग सेट है। अगर आप ये कहते कि एक को रिमूव करके अभी भी वो स्पैन करता रहेगा, नहीं, जितने एलिमेंट उसके अंदर आ चुके हैं वो उसके अंदर ही रहने चाहिए। एक भी रिमूव हो गया तो इसका ये मतलब है कि वो फिर स्पैन करने के काबिल नहीं रहेगा। उसके बाद मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट क्या होता है? मीन्स ऐड एनी एलिमेंट ऑफ वी टू दिस सेट एंड इट विल बिकम लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपने ये पीछे थ्योरम भी हमने किए हुए हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में भी, कि अगर इसमें कोई ऐड और कर देंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने एक थ्योरम किया था कि अगर n जो है वो डायमेंशन है और हमने r वेक्टर्स लिए हुए हैं और r वेक्टर इतने लिए हुए हैं कि n से वो ज़्यादा हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता था। तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो वो तो फिर बेसिस नहीं ना बनेगा। इसलिए ये मिनिमल स्पैनिंग सेट का मतलब है कि कुछ रिमूव नहीं हो सकता। और मैक्सिमल स्पैनिंग सेट के मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का क्या आप कहेंगे कि इसमें कोई और ऐड नहीं हो सकता। अगर ऐड हो गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। ये V be a vector space, then any spanning set for V can be reduced to a minimal spanning set। यानी कोई भी स्पैनिंग सेट फॉर V कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मिनिमल स्पैनिंग सेट। कोई भी आपके पास उसका स्पैनिंग सेट है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके मिनिमल स्पैनिंग सेट के पास। और एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या मतलब? इसमें से कोई रिमूव कर सकते हैं और इसमें कोई ऐड किया जा सकता है। तो इक्विवेलेंटली एनी स्पैनिंग सेट कंटेन्स अ बेसिस while any linearly independent set is contained in a basis। क्या मतलब? स्पैनिंग सेट जो है वो अपने अंदर बेसिस रखता है, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है इज़ कंटेन्ड इन ए बेसिस। ठीक है, वो बेसिस के अंदर कंटेन होता है, उसके अंदर उनका बेसिस का वो सब सेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। जबकि स्पैनिंग सेट अपने अंदर बेसिस रखता है और जो बेसिस होती हैं इज़ कंटेन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस के अंदर कंटेन यानी बेसिस का सबसेट होती है इन परमुश्तमिल सेट। अ वेक्टर स्पेस इज़ फाइनाइट डायमेंशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ स्पैन्ड बाय अ फाइनाइट सेट। अगर वो फाइनाइट सेट से स्पैन हो रहा है तो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो फाइनाइट होगी। तो ये एक स्पैनिंग सेट फॉर द वेक्टर स्पेस द रिड्यूस दिस सेट टू अ बेसिस। एक स्पैनिंग सेट था, हम उसके रिड्यूस कर रहे हैं टू द बेसिस। तो ये एक थ्योरम है। तो थ्योरम की ये दोनों अप्रोच हैं। आप सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को याद रखें बस, और कुछ नहीं। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि फाइंड अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स टू पेयर दिस स्पैनिंग सेट। हम स्पैनिंग सेट को ढूंढने के लिए ये ऐसी एग्जांपल्स आपने वो मेरे वाला फोल्डर था उसके ऊपर से भी की हुई हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि वेक्टर्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, इक्वल टू 0 वेक्टर रख लेते हैं। फिर हम इस सिस्टम को हल करते हैं और इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रख कर
जो आपके पास सिस्टम बना है वो ये बन गया कोफिशिएंट्स का। आप इसको लीनियरली ये सिस्टम को आप हल करते हैं रो रिडक्शन से, तो आपके पास ये देखिए रो रिडक्शन का अंदाज़ लगाया गया है कि उसको नीचे ये ज़ीरो बनाए जाते हैं, मेन डायगोनल के नीचे ज़ीरोज़। तो ये मेन डायगोनल के ज़ीरो नीचे ज़ीरो बना कर उन्हें रो एशेलन फॉर्म में ले आए हैं हम, बल्कि रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में। तो ये R1 + 2 R3 इज़ इक्वल टू 0। ऐसे ही इधर R2 + R3 इज़ इक्वल टू 0, और इधर आपके पास जो है वो R4 जो है, इसकी जो फोर्थ रो आएगी वो नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली R4 को 0 लिया जा रहा है। तो ये जनरल सोल्यूशन है इसका, R1 R2 R3। तो क्या किया गया, क्यों R1 भी इन द फॉर्म ऑफ R3 है, R2 भी इन द फॉर्म ऑफ R3 है, तो हम दोनों के लिए एक ही हम स्केलर ले लेते हैं, वो T। तो दिस इज़ द, ये जनरल सोल्यूशन है जो T की फॉर्म में। T की वैल्यू अगर हम एक रख देंगे, ठीक है, तो फिर या -1 रख दें, इसने -1 रखी है, तो ये इसका एक पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। तो ये फाइंड द बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर W1 W2 W3 एंड W4। तो क्या कह रहा है वो, कि W1 2W1 + W2 - W3 इज़ इक्वल टू 0। असल में जब इनको हल किया गया ना, तो इनके जो स्केलर्स हासिल हुए वो W1 का स्केलर 2 हासिल हो गया, W2 का 1 हासिल हो गया, W3 का -1, और W4 का जो था वो 0 हो गया, इसलिए वो 0 आ रहा है नहीं, इस इक्वेशन के अंदर है नहीं। तो हैंस एनी ऑफ द वेक्टर्स कैन बी ड्रॉप्ड, यानी एक वेक्टर जो है वो ड्रॉप हो गया। फॉर इंस्टेंस V जो है वो स्पैन हो गया W1 W2 W4 से हम कह सकते हैं। तो लेट्स चेक वेदर W1 W2 W4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ये देखिए ऐसे है तो इसको यूँ लिख दिया, अगला है तो इसको भी वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, ये है तो इसको भी लिख दिया। जब हमने हल किया तो ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बस ये जो वेक्टर्स हैं ये V के लिए बेसिस हैं। ओके जी। तो आपके लिए बेटा इतना ही आज के लिए, और आपने ज़रूर डायमेंशंस अपनी किताब से ज़रूर देखना। वो मैं आपको इधर एक वीडियो में ज़रूर वो सारे वो पेज दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोगों ने इसे ज़रूर याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।